15 दिन बाद रात के 9 बजे इसने अपने रूम की विंडो से ज़ैनब को शावेज़ के साथ जाते देखा। ये तो कितने दिन से हो रहा था, ये दोनों किसी वजह कहीं भी चले जाते थे। हानिया ये सब तमाशे खामोशी से देख रही थी। इसका अंदर मर चुका था। जो शख्स अपनी मनकियों को किसी गैर मर्द के साथ बात करता बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो खुद किसी भी वक्त कहीं भी तन्हाई में किसी गैर लड़की के साथ चाहे जितना वक्त गुजारे, कोई एतराज़ करने वाले नहीं था। सिर्फ सारी पाबंदी औरत पर ही क्यों लगाता है? यह इंसान है क्या गुनाह? खुदा सिर्फ औरत के लिए लिखता है। ये मर्द है तो इनका कोई हिसाब नहीं होगा। वो दिल बरास्ता ऐसे सोचेगी। अब तो इसकी सारी उम्मीदें मर चुकी थी। किसी का इंतज़ार नहीं था, अपने बाप का भी नहीं, जो इस ज़ालिम बेबहिस अनापरस के हवाले करने के बाद ही भूल गए थे। इनकी कोई बेटी भी है, एक उम्मीद थी, एक आस थी, वो भी इस वक्त दम तोड़ गई थी। जब शावेज़ ने इसका ये भरम तोड़ा और ये अंदाज में मजाक उड़ाते बताया कि ये सब वो एहसान शाह की रजामंदी से कर रहा है, फिर भी इसे इस बात का यकीन आया। मगर वक्त गुजरने के बाद इतने दिन जब उन्होंने इसकी कोई खबर नहीं ली, वो जिंदा है या मर गई, तो अकेले में तो कितनी बार इनसे शिकवा कर चुकी थी। क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा डैड? क्या इसलिए मॉम ने से छीना था मुझे? इस शख्स के सपोर्ट पर इनके साथ इतना सब कुछ कर गया था। जब से वो यहाँ आई थी, खुद को क्या मर्जी है भूल गई थी। इस दिन के बाद से इस पे कड़े पहरे बैठा दिए गए थे। इस पर हर तरह की मर्जी मुसलत करता गया। जैसे दिल चाहता सलूक करता, इसकी मर्जी से खाती, इसकी मर्जी से सोती। अगर इसका बस चलता तो सांस भी अपनी मर्जी से लेने देता। इस पर पूरी तरह हाकिम बना हुआ था। इसका हानिया के साथ रवैया ऐसा था जैसे वो कोई सी ख़राब चीज़ हो। इसे ठीक करने का ठेका शावेज़ को दिया गया है। जैसे ऐसे बनाने के लिए हर तरह की अथॉरिटी दे दी गई थी। वो जैसे मर्जी चाहे तोड़े इस्तेमाल करे, कोई कुछ कहने वाला सुनने वाला नहीं था। वो इंसान ने खोल खिलौना समझ बैठा था इसे। वो एहसासात से आरे इंसान है। ऐसी कौन सी खराबी थी इसमें? वो तो फूल की मोहब्बत की भूखी थी, जिसकी तलाश में वो भटकती हुई यहाँ तक आ गई थी। मगर क्या हाथ आया जितने तकलीफें जिल्लत और रसवाई। आज क्या था इसके हाथ में? इसके चेहरे पर मोतियों की लकीर बनने लगी थी। अपने माँ बाप को याद करके वो फुट फुट कर रो दी थी। इसे इस वक्त बहुत शिद्दत से मॉम डैड की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था आज अगर इसे नहीं मिली तो कभी दोबारा इन्हें नहीं देख पाएगी। आज कुछ होने वाला था, कुछ बहुत बुरा। मगर वो हंसी हंसी अब क्या रह गया था इसके साथ? बुरा को अब तो ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही आ सकती थी ना, जिसका इसे खौफ नहीं था। अब इसके पास बचा ही क्या था? ना इज़्ज़त नफ़्स, ना ही अपनी कोई ना अपनी कोई पहचान बची थी। सब कुछ अपने शौहर के हवाला करने के बाद भी अपना मुकाम ना पा सकती। क्या वो कभी माँ जी को नहीं भूल पाया? हाँ, मॉम ने जो भी इससे किया इसका ये मतलब नहीं वो भी वही सब करती। इसे सब क्यों नहीं सोचा इसकी भी रगों में एहसान शाह का खून दौड़ता है? वो कैसे इतना घटिया हो सकती थी? शायद इस शख्स ने खुद की अना की तस्कीन के लिए सब खेल खेला होगा। इसे कॉल गर्ल से ज़्यादा नहीं समझता, जिसके साथ वक़्त गुज़ारने के बात अपनी गलती समझकर भूल गया। इस वक़्त कोई इसे देखता बिखरी उलझे बाल, इस पर एक हफ़्ते पुराना ड्रेस, आँखों की गिर्द पड़े हल्के ड्रेस, रंगत। ये तो वो ज़िंदा दिल हानिया थी ही नहीं जो कनाडा से अपने बाप से मिलने आई थी। ये तो कोई बरसों की मरीज़ा लग रही थी। दिल करता तो खाना खाती, वरना पूरे-पूरे दिन भूखी प्यासी रहती। इस घर में इसकी हैसियत किसी बेकार शय से कम न थी। घर पर ज़ैनब का पूरा-पूरा राज था। वो जैसे दिल चाहे इसके साथ सलूक करती। हर काम ज़ैनब की मर्ज़ी से ही होता था, क्योंकि शावेज़ घर से बिल्कुल ही लाताल्लुक़ हो चुका था, जिसका ज़ैनब ने पूरा फ़ायदा उठाया। मुलाज़िमीन भी वही करते जो वो कहती, क्योंकि वो अपने शाहज़ादी को नाराज़ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ रफ़ शावेज़ को ऐसी किसी बात का इल्म नहीं था। शुरू के कुछ दिन हानि पर सख्ती की नज़र रखी, मगर जब कुछ दिन ना कोई आया, ना ही हानि ने कोई शोर किया, ना किसी बात पर ज़िद, ना कोई लड़ाई झगड़ा किया, बिल्कुल खामोश हो गई, तो वो तो शावेज़ पे ने भी इस पर से सारी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। मगर अब हानिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दिन ब दिन तन्हाइयों की आदी होती जा रही थी। ज़ैनब के कहने के मुताबिक हानिया खुद अपने कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करती। अपनी मर्ज़ी से बाहर आती है, आप फ़िक्र ना करें। मगर वारे इंसान इसे इस बात पर भी सुकून नहीं होता कि वो लड़की खामोश आराम से क्यों बैठी है, अब क्यों कोई हंगामा नहीं करती। बार-बार ज़ैनब को कहता है वो उसका ख़्याल रखे, जो चीज़ चाहे दी जाए। पिछले 1 हफ़्ते से शावेज़ का चैन सुकून बर्बाद हो चुका था। रोज़ इसे हानिया ख़्वाब में फ़ोन में नहाई हुई नज़र आती। कभी कुछ काले लिबास में अजीब-सी मख़लूक़ इसके पीछे भाग रही होती। इस ख़्वाब के बाद वो सो नहीं पाता। बार-बार हानिया के कमरे के गिर्द चक्कर लगाता, एक नज़र देख ले, मगर डोर अंदर से लॉक होता, हर जगह लॉक रखती। रोज़ ये तमाशा देखती, ज़ैनब को पागल कर देता। वो नफ़रत से नई-नई कहानी शावेज़ को सुनाते मुतमईन करना चाहती थी। ज़ैनब ने घर की सारी ज़िम्मेदारी सँभाल ली थी। अब हानिया को तो घर के काम करने की आदत भी नहीं थी। हर बार ज़ैनब से ही इसे मालूम होती थी कि हानिया मुलाज़िम पर गुस्सा करती है। कितनी बार वो ज़ैनब की भी बेइज़्ज़ती कर चुकी है। अपनी मर्ज़ी से रूम से बाहर आती है और वो इसकी हर बात पे यकीन भी कर लिया करता था, क्योंकि वो हानिया का मिज़ाज जानता था। यही ना होता तो जो इंसान जज़्बाती होते, खुद को बुरा ज़ाहिर करते, तो वो दुनिया की नज़र में बुरा ही हो जाता है। कि दुनिया आँखों देखे पे यकीन रखती है, मगर इनमें से जो लोग खामोशी से काम करते हैं, मासूम बन जाते हैं, दुनिया इन्हें शरीफ कहती है और हानिया जैसियों को बिगड़ी हुई खराब शय। मगर इन सब में कोई है जो देख रहा था, जो दुनिया की आँख नहीं देख सकती थी, और बड़ा इंसाफ करने वाला था। बेशक यही लाइल्मी शावेज़ की सबसे बड़ी भूल थी, जिसके लिए बहुत दिन पछताना और तड़पने वाला था।
रोते-रोते हानिया की कब आँख लगी पता ही नहीं चला। जब ही आधी रात के पहर दिल ढला देने वाली तेज़ आवाज़ में बिजली चमकी। ऐसा लगा बादल छट गए। वो डर कर चीख मारती उठ बैठी। बाहर तूफ़ानी बारिश हो रही थी। कमरा अंधेरे में डूबा था। बाहर मौसम बेहद ख़राब था। गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश जारी थी। इसका दिल इस अंधेरे से खौफ से धड़का था। ये अभी तक यूपीएस और जनरेटर क्यों नहीं ऑन हुआ? वो आहिस्ता-आहिस्ता अंधेरे में ही अंदाज़े से बेड साइड टेबल तक आया और टॉर्च रूम का ऑन की। इसी वक़्त से बाहर का कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इसके दिल को सुकून आया कि वॉचमैन और खानसामा होंगे, अभी लाइट आ जाएगी। तभी से कमरे का दरवाज़ा किसी ने धाड़ की आवाज़ के साथ तोड़ने की कोशिश की। डैड क्या हो रहा है ये? अभी वो समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरे पर इसके रूम की ग्लास विंडो तोड़ दी गई। इसने फटी-फटी आँखों से बेहद खौफज़दा होते सब देखा। विंडो के बाहर 2 लंबे चौड़े अजीब से भयानक शक्ल वाले आदमी थे। गार्ड शेर खान कोई है, कहाँ हो सबके सब? इसने कमरे के बीचों-बीच खड़े होकर ज़ोर से चीख मार कर पुकारा मगर कोई नहीं आया। अगर वह लोग यहाँ होते तो इतनी सिक्योरिटी के बाद ये गुंडे अंदर आते ही क्यों? वो सब किसी वक़्त भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते। इसके आवाज़ साथ छोड़ रहे थे मगर वो खुद को हिम्मत दे रही थी कि अपनी जान और इज़्ज़त इन दरिंदों से बचाती थी मगर खुद के अंदर बेहद कमज़ोरी महसूस हुई थी। वो 5-6 हट्टे-कट्टे मरते और वो अकेली नाज़ुक कमज़ोर सी जान कहाँ तक मुकाबला कर पाती। जब भी बेबसी से रोते हुए अपने डैड मॉम को पुकारने लगी, डैड आ जाएँ, मॉम कहाँ हैं आप? और शावेज़ जिसे आपने मेरी हिफाज़त के लिए चुना था, वो इस वक़्त किसी और का दिल बहलाने में मसरूफ़ है। इसे ये होश भी नहीं है कि दरिंदों के बीच इसकी बीवी फँसी है। घर में इतना सब हो रहा है। इसी वक़्त दरवाज़ा टूटा था और 2 आदमी विंडो से और बाकी दरवाज़े अंदर से दाखिल होते और इसी वक़्त लाइट भी आ गई। शायद इनके अंदर आने के लिए ही बंद की गई थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? जानते नहीं मेरे बाप को? इससे अपने खौफ पे काबू पाते पीछे होती हाथ में से वॉच छिपा इन पर चीख कर बोली मगर वो बगैर कोई जवाब दिए इनकी तरफ झपटे जब वो फुर्ती से एक सर पर वॉच पर फोड़ती, दूसरों को धक्का देती कमरे से भागी थी मगर कमरे के दरवाजे पे खड़े आदमी ने इसे बालों से पकड़ लिया और 2-3 ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पे मारे जिससे हानि का होंठ फट गया था और खून बहने लगा। दिमाग सुन्न हो गया। बाल सख्त पकड़ की वजह से ऐसा लगा इसकी जड़ें उखड़ गई हों। एक दर्द की लहर पूरे जिस्म में उठी थी। डैड हल्की सी आवाज़ में इसके मुँह से कराह निकली, साली कहाँ भागती है? आज तो बचकर नहीं जा सकती। मैडम ने सही कहा था, बहुत आग है तेरे में। आज हम सब मिलकर अपनी प्यास ठंडी करेंगे। इनमें से एक आदमी अपनी गलीज़ ज़बान में से गालियाँ देने लगा। साथ-साथ दाने को भी काबू कर चुका। वो जो पहले ही कमज़ोर थी इसकी जान की तरह तशद्दुद करने से नहीं बेहोश होने लगी थी। वैसे भी वो एक लड़की थी। कब तक और कैसे इन दरिंदों का मुकाबला करती जो इससे ताकत में 4 गुना ज़्यादा थे और इंसान तो लग ही नहीं रहे थे। ये तो हानिया थी जो अब तक ज़िंदा थी। कोई और खड़ी होती तो अब तक भी होश खो बैठती। सेल्फ डिफेंस में से खुद को विल पावर इस्तेमाल करते हुए खुद की हिम्मत से ज़्यादा बर्दाश्त करना सिखाया जाता था जो इसने आज से आज़मा लिया। एक का तो सर फट चुका था मगर 4 अभी भी बाकी थे। 2 इसे बाहर ले जाने लगे और 2 ने घर का कीमती सामान समेटना शुरू कर दिया। इतने आराम से हर जगह सामान समेट रहे थे जैसे जानते थे कौन-कौन सी चीज़ की जगह रखी है। सारी इन्फॉर्मेशन थी इनके पास। घर में कोई भी नहीं था। दूर-दूर तक किसी मुलाज़िम का नामो-निशान तक नहीं था। हानि ने अपनी पूरी विल पावर इस्तेमाल करते हुए होश में आने की कोशिश की। इसका वो सर बुरी तरह दुख रहा था। वो हानि के कंधे पे डालकर गेट से निकले थे और गाड़ी में बेदर्दी से फेंकने के अंदाज में डाला जिससे इसकी कमर की हड्डी में चोट लगी थी। अभी गाड़ी का डोर बंद करता जब हानि ने एक ज़ोरदार लात इसके पहलू में रसी थी और गाड़ी से निकलकर रोड पर एक तरफ भागने लगी। वो जानती थी बॉडी के किस हिस्से में किक और पंच लगाया जाता है जिसे इंसान जल्दी समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ वही गुंडा अपनी फसली पकड़े बच्ची खाता किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वे सब इसे बेहोश समझकर माल समेटने की फ़िक्र में थे। कोई आम लड़की थी भारी दुपट्टा थप्पड़ खाने के बाद होश में रह भी नहीं सकती थी। इसमें से एक तो हानिया के वास मारने से ज़ख्मी था। वो गाड़ी में बैठा अपना सर रुमाल से बांधे खून रोकने की कोशिश में था और दूसरा भी गाड़ी के करीब खड़ा था अपने 2 साथियों के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। अपने आदमी की चीख सुनते ही वो उसकी तरफ लपका। दूसरा भी गाड़ी से बाहर निकला था। इसके दोनों साथी भी आ चुके थे। तब तक वो हानिया बाहर निकलकर रोड पर निकली थी। इस वक़्त इसे अपनी इज़्ज़त से जान से भी ज़्यादा प्यारी थी तो अपनी पूरी कुव्वत से दौड़ रही थी जो कि इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो पहले ही कमज़ोर थी, दूसरी इन लोगों के तशद्दुद की वज़ह से इसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। पाँव उठने से इनकारी थे मगर वो फिर भी अंधाधुंध भाग रही थी। वो चारों हानिया के पीछे भाग रहे थे। एक तरफ हानिया ने इन चारों को अपने शिकार की फ़िक्र थी तो दूसरी हानिया को इज़्ज़त की। दोनों तरफ ही जुनूनी हुए दौड़ रहे थे। पल में ही वो हानिया के करीब पहुँच जाने वाले थे। हानिया का दिल खौफ से काँप रहा था। आने वाले वक़्त का सोचते हुए अल्लाह से अपने पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी माँग रही थी और साथ-साथ मदद की फरियाद भी तेज़ आवाज़ में जारी थी। वो रोते-रोते चीखते के अल्लाह को पुकार रही थी। आधी रात का वक़्त था और अल्लाह ने तो इस वक़्त कहता है कौन है मेरा बंदा जो मुझसे बख्शिश माँगे, कौन है जो मुझसे माँगे मैं अता करूँ। सच्चे दिल से माँगी गई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, चाहे इंसान कितना भी बड़ा गुनाहगार हो। इसने इस वक़्त अल्लाह को याद किया और अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह बहुत मेहरबान है अपने गुनाहगार बंदों के लिए जो इसकी रहमत इसके दर से भागे हुए बंदे हैं, जिन्होंने कभी कोई नेकी ना की हो, कभी कोई इबादत ना की हो। इसको अल्लाह कहता है और भागे हुए बंदे लौट आ, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। सामने से तेज़ रफ़्तार में आती हुई गाड़ी से हानिया टकराई थी और शदीद ज़ख्मी होती हुई दूर गिरती होश-ओ-हवास से बेगाना हो गई थी।
ये 3 गाड़ियाँ थी जो खाली रोड की वजह से इतनी रात को फुल स्पीड से आ रही थी, शायद काफ़ी जल्दी में थे। ये लोग रोड के मोड़ से अचानक सामने आने की वजह से ड्राइवर को ब्रेक लगाने में टाइम लगा, फिर भी इसने ब्रेक स्टीयरिंग से साइड घुमाया, जिसकी वजह से कुछ बचत हो गई थी। ड्राइवर काफ़ी माहिर था गाड़ी चलाने में और शार्प माइंड भी, जो इस तरह की सिचुएशन को पल में समझता अपना काम कर गया। पहली गाड़ी के रुकते ही दूसरी दोनों गाड़ियों के ब्रेक भी साथ-साथ चलाए थे। दूर तक दिल दहला देने वाली टायरों की आवाज़ सुनसान रोड पर सुनाई दी थी। फुर्ती से सेकंड की देर किए बगैर गाड़ी से गार्ड को दिया और गिर-गिर फैल गया। ड्राइवर क्या हुआ? सर, कोई लड़की गाड़ी से टकराई, शायद किसी से डरकर भाग रही थी, कुछ लोग इसके पीछे हैं। ड्राइवर ने दूर तक का जायजा लिया, अपने मालिक को सारी इन्फॉर्मेशन दी। जहाँ कुछ फासले पर इसे 4-5 आदमी करीब आते नजर आए। एहसान शाह भी बाहर निकलते। इस वक्त वो चारों गुंडे भी करीब आ चुके थे। सामने इतने सारे गार्ड्स को असला लेस देखकर थोड़ा घबरा गए थे, मगर फिर इतनी खूबसूरत लड़की के हाथ से जाने का सोचते आगे बढ़ने लगे। ये लड़की पागल है, घर से भाग निकले, इसे हमारे हवाले कर दो। गार्ड पल में इन पर गन तानी थी, जिससे खौफजदा होते फौरन बोले थे, मगर वो लोग इनकी किसी बात पर तवज्जो दिए बगैर अपने मालिक के हुक्म के इंतजार में थे। वो हसन शाह के गार्ड थे, इन्हें ज़रूरत नहीं थी कुछ समझाने की, सारी मामला समझते। अब इन ज़ालिमों की सज़ा के इंतजार में थे, कि जानते थे इनका सही किसी भी मज़लूम पे ज़ुल्म माफ़ नहीं करता। लड़की का भागना दूसरा, ये लोग शक्ल से किसी गैंग के अफराद लग रहे थे। एहसान शाह ने लड़की को सीधा किया, जिसके सर से खून बह रहा था। वो औंधे मुँह पड़ी थी, वो जल्द से जल्द से हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे। जब ही इनके सर पे आसमान टूटा था, आँखों के गिर्द ज़मीन आसमान घूमने लगे। दिल इतनी तेज़ी से धड़का जैसे बाहर आ जाएगा। पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। हनी, इनके सिर्फ होंठ हिले थे। साईं, बीबी को अस्पताल ले जाना, हौसला करें, बीबी को कुछ नहीं होगा, वो बेहोश है। अपने मालिक को पत्थर का बना देके इसने तेज़ आवाज़ में कहा। वो समझ जाता है एहसान शाह की कैफियत को। एहसान शाह ने बेयकीन नज़रों से रफ़ीक की तरफ देखा, जिसे यकीन ना हो। हाँ साईं, बीबी ठीक है, आप जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए, खून बहुत बह रहा है। इनके अंदर किसी ने नई जान फूँक दी थी, साँस चलने लगी, वरना वो तो खुद अपनी बेटी के साथ ख़त्म होने वाले थे। हाँ, हाँ, जल्दी चलना होगा। वो बाबर बस से बोलते से उठा तेज़ी के साथ गाड़ी की तरफ बढ़े थे। तेज़ चलाओ गाड़ी। हान्य का सर अपने रुमाल से बाँधे ड्राइवर पे ढाड़े थे। इनका बस नहीं चला था। हॉस्पिटल उड़कर पहुँचे हैं। फुल स्पीड में गाड़ी के होते हुए इन्हें कुछ कछुए की चाल लग रही थी। आज से पहले इतना बेबस उन्होंने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। दिल काबू से बाहर था, जिस्म हौले-हौले काँप रहा था। औलाद का दर्द जिस्म से सारा लहू निचोड़ लेता है। पूरे जिस्म में दर्द की लहरें सी उठी थी। इस वक्त ताजा की हालत थी, काँपते हाथों से आने का खून से तर चेहरे बड़े आराम और नरमी से साफ कर रहे थे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी छोटी सी प्रिंसेस, अपने डैड से नाराज़ है ना? अब डैड आ गए ना, सब ठीक कर देंगे। इनकी सुर्ख आँखों से आंसू जा रहे थे। जाने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी इनकी लाडली बेटी ने, अब तक क्या-क्या सह रही होगी। यूँ आधी रात को सड़क पर अपनी इज़्ज़त और जान दरिंदों से बचाती एहसान शाह और शाह खानदान की बेटी थी, जिनके बाप-दादों ने गैर औरतों की इज़्ज़त के लिए अपनी जान भी की परवाह नहीं की। औरत को तालीम दिलवाना, एक मुकाम दिलाना, विनी की रस्म को ख़त्म करना, जिस पे जाने कितने कबाइल इनके दुश्मन हो गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी। और आज आज इनके दूर-दूर तक के गाँव में विनी की रस्म को जड़ से ख़त्म कर दिया गया था। औरतों पे ज़ुल्म करने वालों को सख्त सज़ा देते थे। और आज इनकी अपनी बेटी सड़कों पे बिना दुपट्टे चप्पल के रुल रही थी। इनके दिमाग की शरियानें फटने लगी थी, जो अपने भाई के मरने पर भी नहीं रोए थे। सबके लिए खुद को मजबूत रखा, आज बेटी के लिए रो पड़े थे। ये दर्द ही ऐसा था, पत्थर दिल को भी पिघला देता। लाज़मी अफ़सोसदार थे अपने शेर जैसी मजबूत साये को इस कदर दुखी देखकर। हॉस्पिटल आ चुका था, जल्दी से इसे उठाया, अंदर की तरफ भागे थे। हर तरफ अफरा-तफरी मच गई थी। एहसान शाह जैसी बड़ी शख्सियत को कौन नहीं जानता था। डॉक्टर बुखलाए से भागे चले आए और हानिया को स्ट्रेचर पर डाले अंदर रूम में चले गए। एहसान शाह की दाढ़ें उरूज पर थी, इनका बच नहीं सकता कि क्या कर दें। सीनियर डॉक्टर था, हानिया के आगे पीछे जमा थी। आखिर वो जिसकी बेटी थी, जैसे कितने हॉस्पिटल को खरीद सकता था, आग लगवा सकता था, और कोई इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। वो कॉरिडोर में ज़ख्मी शेर की तरह इधर-उधर से उधर चक्कर लगाते, आज इनका कलेजा नोच लिया गया था। अभी 2 मिनट ही हुए थे, जब वो चीख उठे, कितना टाइम हो गया, क्या हुआ मेरी बेटी को? तुम सब अंदर झक मारो, अभी तक बताया क्यों नहीं, कैसी है वो? सर, मैडम को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर खतरे की कोई बात नहीं, ज़्यादा गहरी चोटें नहीं, आप प्लीज़ रिलैक्स करें, जल्दी करो, मुझे मेरी बेटी को बिल्कुल चाहिए, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। समझे तुम? अब जाओ। डॉक्टर खुदा का शुक्र करता अंदर की तरफ तेज़ी से बढ़ गया, जहाँ शेर के मुँह में फँस गया था। रफ़ीक, पता करो किसने जुर्रत की शाहजहाँ की बेटी पर पूरी नज़र डालने की। वो गुंडे किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए, तड़पा-तड़पा के मारूँगा इन्हें जब तक मैं ना आऊँ। इन दोनों को टॉर्चर सेल में रखो, हर तरह का टॉर्चर दो इन्हें, और पता लगाओ शावेद 1 महीने क्या-क्या करता रहा है, इसके पल-पल की खबर मुझे और अभी इसी वक़्त चाहिए। मेरी बेटी की तकलीफ़ का हिसाब हर एक को देना पड़ेगा, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। इतना कुछ हो गया, इसका कुछ पता ही नहीं। आधी रात को इसकी बीवी के पीछे गुंडे पड़े हैं, वो कहाँ था, किस इंसान के हाथ में उन्होंने अपनी बेटी दे दी थी। सोच-सोच के पागल होने लगे थे। लाल अंगार आँखों से वो गुस्से से बोल नहीं धाड़ रहे थे।
अब इनके सीने में तकलीफ़ होने लगी थी, दिल भी कितना बर्दाश्त करता, कितने ही दिन से नहाने की याद सता रही थी, बड़े बुरे-बुरे वहम आते थे, इसलिए आज रात इन्हें न नहाने से मिलने का प्लान बनाया था। इनका काम ऐसा था कि वो पब्लिक में आराम से बाहर नहीं निकल सकते थे। ड्राइवर को भी बार-बार जल्दी पहुँचने का कहते, दिल बैठा जा रहा था, रास्ता था जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। माँ-बाप का दिल तो वैसे भी औलाद पे आने वाली हर मुसीबत को महसूस कर लेता है। अब इन्हें समझ आया क्यों वो इतना बेचैन थे। जब से हानि शाहवेज़ के हाथ आई थी, ऐसी कोई रात नहीं थी जो वो सुकून से सोए हों। हर बार पूछने पर शाहवेज़ ने इन्हें तसल्ली देता कि हाँ, सब ठीक है, हम दोनों खुश हैं, बस आनिया अभी आपसे नाराज़ है तो बात नहीं करना चाहती। इनकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड पूरे हॉस्पिटल में फैले हुए थे, आज सभी हैरान थे। अपने इतने नरम अंदाज़, हमेशा चेहरे पे मेहरबान सी मुस्कुराहट रखने वाले मालिक का ये जलाली रूप देखकर मगर अपनी जगह बिल्कुल सख्त खड़े थे। आखिर ये इनकी ड्यूटी थी। रफ़ीक अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने गुस्से में पागल हो गया था, तानशाह को कभी नहीं देखा था जितना आज देख रहा था। जो हुकुम शाह साईं आधे घंटे के जानलेवा इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर आए। सर, आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। काफ़ी दिन से वो किसी डिप्रेशन में थी, शायद 1 हफ़्ते से खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खाया। बहुत ज़्यादा वीक है, अभी नींद के इंजेक्शन के ज़ेरे असर सो रही हैं, 4-5 घंटे बाद उठ जाएँगी। डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले वो तेज़ी से हानिया के रूम की तरफ बढ़े। वो बेड पे इंजेक्शन के ज़ेरे असर गहरी नींद में थी। हाथ में ड्रिप लगी थी, आँखों के गिर्द पड़े हल्के जर्द रंगत कमज़ोर लागत जिस्म वो तो कहीं से भी इनकी वो बेटी नहीं लग रही थी, जो अपनी माँ के पास से आई थी। आँखों बंद किए इनसे और सारी दुनिया से नाराज़ पड़ी थी, जैसे अब कभी आँखें नहीं खोलनी नहीं इससे बात करनी है। हाँ, तो तुम नाराज़ भी तो थी मुझसे, होना भी चाहिए इतना, आखिर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दूसरे पे भरोसा करते तुम्हें अकेला किया था और लोगों ने तुम्हें लावारिस समझ के जो दिलचाह सलूक किया। एहसान शाह इसके करीब बैठे आँखों में आँसू लिए से देख रहे थे, चेहरे पे उँगलियों के निशानात थे। इनकी बेटी के साथ ये सब करके उन लोगों ने इनका कलेजा नोच लिया था, वो तड़प रहे थे कि बस नहीं चल रहा था, पूरी दुनिया को आग लगा दे। क्या करे, कुछ समझ नहीं आता, औलाद तकलीफ़ में हो तो दर्द माँ-बाप को ही महसूस होता है। और रात अचानक ज़ैनब की तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे डॉक्टर के पास लेके गया था, जिसको साँस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसके मुताबिक इसकी तबीयत इसी तरह ख़राब होती है, जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती थी। शाहवेज़ ने बहुत कहा कि डॉक्टर के यहाँ बुलवा लेते, मगर ज़ैनब के कहने के मुताबिक इसकी अपनी डॉक्टर ही इसका ट्रीटमेंट कर सकती है, जो हमेशा से करती आई है। बहुत मजबूर होने के बाद ही वो इसे इसको बताई हुई जगह लाया था, जो घर से काफ़ी दूर थी। इस पर बारिश भी स्टार्ट हो गया। वो रह के पछताते कि क्यों आया, हानिया की भी फ़िक्र होती। वो घर में अकेली थी, मुलाज़िम गार्ड थे, मगर इस तरह वो रात कभी इसे अकेला नहीं छोड़ता था। अब 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद छोटे से ग्रानी में आया था, मोबाइल भी इसके पास नहीं था। जल्दी-जल्दी में वो घर से लेना भूल गया था शायद। ज़ैनब क्लिनिक में गई, फिर आधे घंटे बाद जब वो बाहर आई तो बिल्कुल ठीक थी। वो हैरान था कि जिससे साँस लेना मुश्किल हो, वजूद काँप रहा था, वो इतनी जल्दी कौन से ट्रीटमेंट से एक्टिव हो सकता है, जैसे कभी बीमार था ही नहीं। शाहवेज़ ने सर झटकते जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, मगर कुछ दूर जाते रोकनी पड़ी कि इस तूफ़ानी बारिश में गाड़ी चलाना मुमकिन नामुमकिन था। शिट! इसने ज़ोर से स्टियरिंग पे हाथ मारा। ज़ैनब, अपना मोबाइल दो, घर कॉल करनी है। ज़ैनब से मोबाइल माँगा, जाने क्यों दिल बहुत घबराता, समझ नहीं आता कि आज दिल बेचैन था। कभी ऐसा नहीं हुआ था, वो एक मज़बूत अज़ाब का मारे था। बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए कभी इसके दिल में खौफ़ नहीं आया था। आज कैसे क्या हुआ था, वो खुद समझ नहीं पाया था। दिल बस जल्द से जल्द घर पहुँचने की तरफ इशारा कर रहा था, मगर ये सफ़र जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा मोबाइल तो घर पे ही रह गया था, क्योंकि मेरी तबीयत तो ख़राब थी। इसने कमज़ोर सी आवाज़ बनाकर कहा तो शाहवेज़ अब सही मानों में झंझला गया था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसी बारिश कुछ कम हुई तो शाहवेज़ ने गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ाई। चेहरे पे चट्टानों जैसी सख्ती थी। ज़ैनब की तो उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे भी सुबह के 4 तो बज ही जाते, घर पहुँचते पहुँचाते इस वक़्त तक इसका काम हो चुका होगा। घर का मेन गेट खुला पड़ा था, वॉचमैन भी जाने कहाँ था। शाहवेज़ के दिल को कुछ हुआ, जल्दी से गाड़ी से उतरकर भागा था अंदर आया तो घर की हर चीज़ बिखरी थी। पूरे घर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। लाउंज में हानि के कमरे के पास इसका दुपट्टा पड़ा था, जिसने शाहवेज़ के पैरों तले ज़मीन की थी। किसी अनहोनी के एहसास से इसके दिल घबराया था। अब पूरे घर में पागलों की तरह हर जगह हानिया को ढूँढ रहा था, मगर वो होती तो मिलती ना। ज़ैनब का दिल कर रहा था खुशी से नाचे गाए, मगर चेहरे पे परेशानी से शाहवेज़ को देख रही थी। इसे बुरा भी लग रहा था शाहवेज़ का हानिया की फ़िक्र में पागल होना। अब इतना भी क्या पागलपन, वो भी इस इंसान के लिए जिससे नफ़रत हो। बुरे-बुरे मुँह बनाती सोच रही थी, कह तो सकती नहीं थी। इस भूखे शेर के सामने कुछ घर को देखकर लग रहा था जैसे यहाँ चोरी की वारदात हुई, मगर इसकी बीवी कहाँ थी और बाकी सब मुलाज़िम गार्ड। एक कमरे में गार्ड, चौकीदार, मुलाज़िम सब बेहोश पड़े थे। गार्ड्स ने ठंडे पानी डालकर होश में लाया। अब इनकी शामत आई हुई थी, क्योंकि सभी बेहोश मिले थे, मगर हानिया कहीं नहीं थी। क्या हुआ यहाँ, मेरी बीवी कहाँ है? इतने दिनों का खौफ आज इसके सामने हकीकत बनकर खड़ा था। इसका दम घुटने लगा। साईं, हमें नहीं मालूम क्या हुआ था, हम सब ने रात का खाना खाया, फिर कुछ याद ही नहीं क्या हुआ। हम तुम सब अंधे होकर बैठे हुए थे, दिमाग नहीं तुम लोग के पास कोई। तुम्हें कुछ भी खिला कर मेरी बीवी को मेरे ही घर से ले गया, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम में से किसी को कुछ नहीं पता चला। इतने ही दिमाग से फारिग तो यहाँ क्या कर रहे हो अभी?
कहीं और जाकर मरो, यहाँ से निकलो, दफ़ा और सबके सब, वरना एक एक को गोली लगा दूँ, आँख लगा दूंगा। वो बोल नहीं रहा था, हकीकतन घायल शेर की तरह दहाड़ रहा था, जिसकी खून से सारे मुलाजिम काँप उठे थे। गार्ड्स को तो उसने अपने ब्लेड से उधर दिया था। जरीना ने हिम्मत करती आगे बढ़ी थी। आज इसका जलाली रूप देखकर सब काँप रहे थे। हमें कुछ नहीं पता शाहज़ाई, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, किसी ने जानबूझकर हम सबको बेहोश किया था। हम बेकसूर है बीबी, हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। जरीना ने दोनों हाथ जोड़ते अपनी सफाई दी थी। दिल तो कर रहा है कि को गोली मार दूँ, तो सबकी लापरवाही से आज मेरी बीवी लापता है। क्या करूँ, कहाँ ढूँढूँ अब इसे? इसने एक-एक कर को गैर भरी नज़रों से देखते अपने बाल बच्चियों में मुट्ठियों में जकड़े थे। कुछ इस तरह की गलती थी, वो क्यों उसे अकेला छोड़कर गया? फासले पे खड़ी ज़ैनब पे सारा तमाशा सुकून से देखती, एन्जॉय करती। कब ये ड्रामा खत्म होगा, कब जाकर आराम से सोएगी। आज ही तो वो सुकून की नींद सोएगी। जो एक कांटा था इसकी ज़िंदगी, वो भी निकल गया। साईं कैमरे शाहवेज़ ने अंगारा अंगा शाहवेज़ ने अंगारा आँखें गार्ड पे टिकाई थी, जो सर झुकाए आहिस्ता आवाज़ में बोला। ये सुनते सेकंड से पहले सिक्योरिटी रूम में भागा। स्क्रीन देखते देखते इसकी आँख लाल अंगारा हुई थी, चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होता गया। अब बर्दाश्त की हद ख़त्म हो रही थी। इसने चेयर उठाकर चलती हुई स्क्रीन पे मारी, जिस पर वो गुंडे हान्य को थप्पड़ मारते इस पर तशद्दुद करते नजर आ रहे थे। इसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और जो इसने अपने रूम से हान्य को ढूंढते उठा लिया था। एक एक को कॉल मिलाता चीख रहा था। कुछ ही देर में पूरी पूरी पुलिस फोर्स इसके घर में थी। शाहवेज़ का गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि पूरे शहर को आँख लगा दे। आज हानिया को किडनैप हुए दूसरा दिन था। सिगरेट पीते पीते बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। तीसरी रात भी गुजरने वाली थी, मगर अभी तक पुलिस फोर्स का हानिया का और ना ही इन गुंडों का कोई सुराग लगा पाई थी। वो 3 दिन से ही हानिया के कमरे में था, जिसकी एक एक चीज़ आवेश पर हंस रही थी, इसका मजाक उड़ाती, इससे चाल ले रही थी। 3 दिन से वो कसरत से सिगरेट नोशी कर रहा था, वरना बीजान को ये सब नहीं पसंद था, तो वो भी बहुत कम कभी कभार पीता था। अब तो इसकी ज़िंदगी इसके बताए जाने से दूर जाने की इस हाल में होगी। इन दरिंदों ने क्या सलूक किया होगा, जाने जिंदा भी है या नहीं, ये सोच आते इसका चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ जाता था। बेबसी सी बेबसी थी। ऐसा ऐसा ही होता है जब कोई अपना हमसे दूर चला जाए या दुनिया से चला जाए, तो बाद में इंसान यूँ ही तड़पता है उसे दोबारा हासिल करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में जीते जाते इंसान से ज़्यादा मुर्दों की अहमियत है। ज़िंदा के मरने का इंतज़ार करो, फिर इससे माफ़ी मिलेगी। तो अब तो बस रोने की कसर बाकी थी। अपने हर मुमकिन ज़रा इस्तेमाल कर चुका था, मगर हानिया को ज़मीन खा गई थी, आसमान निकल गया था, कुछ मालूम नहीं था। वक्त गुजरने के साथ शाहवेज़ के पूरे वजद में बेचैनियत सरायात कर गई थी। इसकी बीवी गायब थी और वो मफलूज बिना कुछ नहीं कर सकता था। लानत हो इस पर, इसके ओहदे पर, नाम पर, मुकाम पर, किस काम का ये सब, जब वो अपनी बीवी को नहीं ढूंढ पाया। इसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन का तख्ता उलटकर ज़मीन की तह में से इन दरिंदों को निकाल लाए, जिन्होंने शाहवेज़ की इज़्ज़त पर हाथ डालने की जुर्रत की है। लहू रंग होती आँखों से बिना पलके झपकाए एकटक हानिया की चैन लॉकेट को हाथ में लेकर बैठा घूर रहा था, जो इसी ने हानिया को गिफ्ट में दी थी। ये भी इसे बाहर लॉन्च में पड़ा मिला था। बेबसी, शदीद बेबसी। आज वो ज़िंदगी में वो खुद को दूसरी बार बेबस महसूस कर रहा था। शिद्दत से दिल करे कि पर मर जाए, मगर वो ये नहीं कर सकता था जब तक हानिया के मुजरिमों को मौत के घाट ना उतार दे। अब तो हानि की कोई गलती को ना भूले से भी याद नहीं आती, बस दिल करता है वो कहीं से भी इसके सामने आ जाए, वो हर बात भूले से अपनी मोहब्बत की बारिश पे भिगो दे। मगर अफ़सोस ये बात सिर्फ़ सोची जा सकती थी, अब हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अब तो हिसाब का वक़्त शुरू हुआ है। जब ही रूम का दरवाज़ा खोलते ही असद अंदर आया, जो इसके साथ-साथ दिन-रात एक ये भागा-दौड़ी कर रहा था। कुछ माह से वो किसी मिशन के सिलसिले में शहर से बाहर था। 2 दिन पहले ही आया था और अपनी पूरी सोर्स लगाए हानिया को ढूँढ रहा था। क्या हुआ असद, कोई बुरी खबर मत देना मुझे। इसने उम्मीद भरी नज़रों से असद को देखा। हिम्मत से काम लो यार, वो मिल जाएगी, तुम फ़िक्र ना करो। इसका भी दिल दुख रहा था अपने दोस्त की टूटी बिखरी हुई हालत में। में देख के वो नहीं जानता था कि 2 माह से यहाँ क्या कुछ हो रहा है। 2 दिन गुज़र चुके हैं असद, पूरे 2 दिन ऐसे कैसे फ़िक्र ना करूँ। पूरा शहर छलनी की तरह छान मारा है, वो कहीं नहीं मिली मुझ में, और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। या तो मैं पागल हो जाऊँगा या कुछ कर बैठूँगा। कुछ करो असद, कुछ भी करो, इसे मेरे सामने लेकर आओ। एक बार, बस एक बार, वैसे कुछ नहीं कहूँगा, फूलों की तरह रखूँगा। वो बेबसी से कहता बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। बस ये चल रहा था कि पूरे घर को आग लगा दे। 3 दिन से इस घर में हानिया की चीखें सुनाई दे रही थी। हॉस्पिटल में हानिया के रूम में बैठे एहसान शाह का बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया था। फ़ौरन ट्रीटमेंट दी गई। दूसरे दिन हानिया को डिस्चार्ज करवाते अपने साथ ले आए थे, जो शहर में था। डॉक्टर, नर्स का सारा इंतज़ाम उन्होंने घर में ही किया था। पूरे हफ्ते तो हानिया मेंटली इतनी दुरुस्त थी, जब भी होश में आती खौफ से चीखने चिल्लाने लगती। जब कुछ बेहतरी की तरफ आई तो खामोश हो गई। पूरा पूरा दिन खामोश बैठी रहती, ना किसी से बात का जवाब देती, ना ही कुछ बात करती। एहसान शाह अपनी सारी
सारी मसरूफ़ भूले रात दिन बेटी को मसरूफ़ करने के की तरफ लाने की कोशिश में थे, जो इनके साथ-साथ पूरी दुनिया से ही नाराज़ थी। रशीदा को उन्होंने गाँव से हानिया की देखभाल के लिए बुलवा लिया था कि वो अब इसके मामले में किसी नौकर पे भी भरोसा नहीं कर सकते थे। ये सब निहायत राज़दारी से किया जा रहा था, फिर भी बीजान को मालूम पड़ गया। वो फ़ौरन इससे मिलने दौड़ी चली आई, फिर रो-रो कर एहसान शाह से माफ़ी माँगती रही, जो इनसे भी नाराज़ थे। मगर अब वो इतने भी बेहिस और बेअदब नहीं थे कि माँ जैसी भाभी को बेइज़्ज़त करते। इनका इस सब में कसूर था भी नहीं, बेटा तो इनका भी था। शावेज़ ने तो भरोसा दोनों का ही टूटा था। आप दोनों मिलकर हानिया का ख़्याल रखते, इससे छोटी-छोटी बातें करते, बीजाने से दोबारा इसे वैद दिन की तालीम की तरफ लाने की कोशिश करती, जिसकी शादी की वजह से दूर रह गई थी। मगर अभी तक हानिया में कोई अच्छी तब्दीली नज़र नहीं आई थी। जिस्मानी ज़ख्म तो भर चुके थे, मगर दिल व रूह पर लगे घाव अभी बाकी थे, जो कोई मजिस ही भर सकता था। यूँ पूरा माह गुज़र गया। शावेज़ यार, तुम निहायत ही बेगैरत इंसान हो। मैं इस वक़्त को कोसता हूँ जब मैंने अपनी बेटी तुम जैसे बेइंसान इंसान के हवाले की। आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ, तुम मेरे लिए भूल जाओ तुम्हारा कोई बाप भी था। अब ज़िंदगी में कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम कातिल हो मेरी मासूम बेटी के। रश ड्राइविंग करते एहसान शाह के अल्फ़ाज़ के कानों में गूंजे थे। इसने सोचा भी था कि अब इन दो हस्तियों के सामने जवाबदेह है। वो बाप जिसे चचा और माँ, जब इन्हें सबका इल्म होगा तो कौन-कौन सी क़यामत आएगी। वो तो अपने गम में खोया था। एहसान शाह की कौल से हकीकी दुनिया में लाई। इनकी वो नफ़रत से पुर अल्फाज अभी तक इसे अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। इसकी सुर्ख लहू आंखों से आंसू जारी थे। कुछ भी नहीं बचा इसकी ज़िंदगी में, सब कुछ ख़त्म हो गया। जब बीजान की तबीयत खराबी का सुनते हुए फ़ौरन गाँव भागा था, मगर बीजान ने इसे मिलने से साफ इनकार कर दिया और आइंदा हवेली से आने से भी रोक दिया। इनका कोई बेटा नहीं, अब से मर चुका है इनके लिए। वो जानता था बीजान अपने असूलों के मामले में कितनी सख्त है। यहाँ तो मामला ही एक इंसानी जान का था, अपनी बेटी जैसी बहू का था, जो इस ज़ालिम के हाथों अपनी जान से चली गई। स्पीड तेज़ से तेज़ होती जा रही थी, मगर इसे कोई होश नहीं था। इसकी आँखों के सामने बचपन से लेकर जवानी तक के सारे मंज़र घूमने लगे। 1 माह हो गया था इन अज़ियतों में जीते मरने की कोशिश करता, तो माँ का चेहरा सामने आता। बाबा बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आते हैं। इस बुढ़ापे में कैसे इन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता, जो इसको अल्लाह के बाद नाम ज़िंदगी देने वाले इंसान थे। मोहब्बत, इज़्ज़त, नाम, दौलत, शोहरत, लाड प्यार किस किसी से कर चुका था इन 2 फरिश्तों का। बेटी को तो वो इंसान जाने में छीन चुका था, मगर बेटा नहीं छीन सकता था। इसने झटके से ब्रेक लगाए थे। बाहर निकला तो इसका दम घुट रहा था। गहरी-गहरी साँस लेने लगा, मगर दिल में जो आग लगी थी, इसे बुझाना इतना आसान नहीं था। अभी तो और भी बहुत से इम्तिहान बाकी थे। 1 माह से इसे कोई होश नहीं था, ना बिज़नेस का, ना ही घर का। वो अब भी हानिया के ही रूम में सोता था, सारा वक़्त वहीं गुज़ारता। इसकी हर एक-एक चीज़ छूकर इसके लब्ज़ का महसूस करने की कोशिश करता। इस कमरे से इसे हानिया की खुशबू आती थी। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, इसे कोई लेना-देना नहीं था। किसी को इस रूम में आने की इजाज़त नहीं। शुरू में ज़ैनब भी आई, मगर इसे भी काट खाने को दौड़ता, जिस पर वो अंगारों पे लौट रही थी। इतना सब करके भी इसके हाथ क्या आया, अम्मा का ज़ेवर चुराकर इन खौफनाक गुंडों को दिया। कमाल से शादी के बाद कितनी बार इसने कमाल को बात करते देखा, जो सिर्फ़ कॉल पे बात करते, मोबाइल पर ही मारने वाले की पिक्स लेते और अपना काम कर देते। इनके बहुत से सीक्रेट अकाउंट थे, जिनमें पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इसने नंबर तो इसी वक़्त नोट कर लेता। इसका इरादा तो कमाल को मरवाने का था, मगर इस वक़्त ना ही इसके पास पैसे थे, ना मोबाइल। इतनी मेहनत के बाद नाकामी का मुँह देखना पड़ा। क्या-क्या झूठ कहे, नहीं कहे इसने। पूरी रात जगह-जगह की खाक जानने के बाद थका-सा घर आया। 3 दिन पुराना सूट पहने, बड़ी हुई शेव फ़िरान शक्ल से बरसों का बीमार लग रहा था। ना खाना खाता था, ना किसी काम पे तवज्जो था। इसकी वो खुद ही खुद को सज़ा दे रहा था। रात के 10 बज चुके थे। शावेज़ को कुछ शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर आए तो शुमाइला बेगम, हानिया की माँ, गुस्से से चीख-चिल्ला रही थी और ज़ैनब इन्हें बाहर धकेलने की कोशिश कर रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? इसने गलतर आवाज़ से पूछा। एक पल को खामोशी छा गई, फिर वो दोबारा चंगाड़ी, मेरी बेटी को बुलाओ, कहाँ है वो? तुम लोग क्या समझते हो मैं ये भीख लेकर खामोश हो जाऊँगी? प्रॉपर्टी के नाम पर चंद ज़मीन के टुकड़े मेरे नाम करके मुझसे मेरी बेटी छीन लोगे? ये जो अरबों के मालिक है, बुलाओ उसे, आज मैं इसे लेकर ही जाऊँगी। शावेज़ ने नीचे गिरे कागज़ात को देखा, जो किसी प्रॉपर्टी के थे, जिसे कुछ जाने-पहचाने लगे। शावेद ने जल्दी से पेपर्स उठाए। ये वही प्रॉपर्टी के पेपर थे जो हानि ने शादी से पहले अपने नाम करवाई थी। इसकी नज़र में हालांकि एहसान शाह और बीजान ये बात जानती थी कि ज़्यादा किसके नाम लिखी गई है। जान सिर्फ शावेद ही था, जिसकी वजह से वो समझा था ये लड़की पैसों के लालच में इसके बाबा के पास आई है, इन्हें बेवकूफ़ बना रही है। ये भी अपनी माँ की तरह इन्हें बदनाम करते धोखा देगी। अब सारी हकीकत इसके मुँह पर तमाचा बनकर लगी थी। क्या-क्या नहीं कहा था इसने इस बिगड़ी हुई नज़र आने वाली एहसास लड़की को, जिसने हर बुराई खुद पर लेकर माँ का बुढ़ापा आराम से गुज़ारने का सामान किया। 2 आँसू उसकी आँख से टपके थे।
जब पिघला वो शीशा से कान में उतरता हुआ महसूस हुआ। हाँ, ये शुमाइला बेगम की आवाज़ थी। लड़के, तुमने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। मेरे भतीजे को मौत के मुँह में भेज कर 2 माह गुज़रने के बाद भी वो कोमे से बाहर नहीं आ रहा है, और ये सब तुम जैसे जल्लाद की वज़ह से हुआ। अगर मैं आराम से नहीं बैठूँगी, कोर्ट तक जाऊँगी, तुम पर केस करूँगी। क्या कह रही हैं? आबादिल हानिया से शादी के बाद भी तो मिलता रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जिस तरह का तुमने टॉर्चर जिसे दिया, कोई इंसान ज़िंदा बच सकता है? वो बेचारा इस दिन से ही कोमे में है। मेरे भाई को अपना सब कुछ बेचकर लंदन इलाज के लिए जाना पड़ा। तुम लोगों की वजह से आज मेरी बेटी भी दूर है। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। शावेज के सर पे आसमान गिरा था। पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी थी। पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी थी। एक सेकंड लगा था इसे सब समझने में। धुआं धुआं होते, सुर्ख चेहरा, आंख लाल अंगारा और रगों में शोला भड़कते उठे थे। पूरा वजूद ज़लज़लों की सच में था कि ये क्या सुना था। आज हिसाब का दिन था तो हानिया पर लगा। सारे इल्ज़ाम आज झूठे साबित हुए थे। यानी आज इस पर नई सज़ा के दिन शुरू हो गए थे। सांस तो वैसे ही मुश्किल थी, मगर अब तो दिल भी एहतजाज पर उतर आया था। शुमाइला बेगम कब की चीखती चिल्लाती से धमकियाँ देती चली गई थी। शावेज़ ने लहू-रंग आँखों से नज़र उठा के सामने देखा। ज़ैनब की रूह फना हुई फटी-फटी आँखों से इसे खौफ़ज़दा होते देख रही थी, जिसकी आँखों में खून उतर आया था और इसकी तरह बड़ा अपने फौलादी हाथ के शनकजे में ज़ैनब की गर्दन दबोची। "यू बिच! ये सब तुमने किया मेरे साथ। आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा।" ज़ैनब की सांस रुकने लगी थी, फिर चेहरा दर्द की शिद्दत से सुर्ख़ हो गया था। अभी वो उसकी गर्दन की हड्डी चटकता था जब अज़ीम, इसका ख़ास आदमी, मोबाइल ले भागता आया। "शाह सईद माँ जी का फ़ोन है, वो बहुत गुस्से में हैं, आपसे अभी बात करना चाहती हैं।" शावेज़ की आँखें चमकी। अभी इसे किसी अपने की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत थी, जिसके सामने रोकर अपने गुनाहों का एतराफ़ कर सके। जब एक झटके से ज़ैनब को ज़मीन में फेंका था, सेकंड में अज़ीम के हाथ से मोबाइल झपटे कान से लगाया। ज़ैनब खौफ़ और दहशत से अपनी जान बचा जाने पर वहाँ से भागी थी। "बीजान, मुझे आपकी बहुत शावेज़ आलम शाह क्या समझकर मुँह छुपाए घर बैठे हो? कंपनी खसारे में जा रही है, वर्कर्स को तनख़्वाह नहीं मिल रही है। हम हज़ारों लोगों की बददुआ नहीं ले सकते तुम्हारी वजह से। वैसे ही हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। सिर्फ़ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हज़ारों लोगों का रोज़गार छुड़ा है इस बिज़नेस से, जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। वैसे तो तुमने कोई ज़िम्मेदारी निभाई नहीं, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी तुमसे।" ये कहते ही कॉल काट चुकी थी, बिना दूसरी तरफ कहे सुने। मीज़ान भी फूट-फूट कर रो दी थी। बेटे का टूटा-बिखरा लहज़ा महसूस कर चुकी थी। वो माँ थी, कैसे बेटे को दुनिया से कट के दिन-ब-दिन ख़त्म होता देख सकती थी, इसलिए इसका मसरूफ़ होना ज़रूरी था। दूसरी, इसकी गलती हर किस माफ़ी के काबिल नहीं थी। किसी मज़लूम पे किया ज़ुल्म माफ़ करने का मतलब था एक हैवान को जन्म देना। जब तक ज़मीर ज़िंदा इंसान के अंदर इंसानियत बाकी है, जबकि ये मर गया तो